भारतीय भूगोल सीरीज के आज के सेशन में हम पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक विभाजन और भारत के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। तो भारत के भौगोलिक विभाजन किन किन प्रदेशों के रूप में किया गया है उसके विषय में हम देखेंगे। तो भारत के भौगोलिक विभाजन सर्वप्रथम उत्तर भारत में स्थित हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, जिसको आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होगा उत्तर भारत का मैदान, यानी उत्तर भारत का मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों तक है, किन प्रदेशों में इसका विस्तार है। और तीसरा पॉइंट होगा प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद में तटीय मैदान यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। ये कहां से कहां तक का क्षेत्र है और कौन कौन से महत्वपूर्ण यानी इन तटों को किन नामों से जाना जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके संबंध में। और लास्ट है भारतीय भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप समूह का इनको हम क्रम से पढ़ेंगे इसी भारतीय भूगोल के सीरीज के अलग अलग सेशन के अंतर्गत। तो आज हम पढ़ेंगे भारत हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति किस आधार पर हुई, किस प्रकार से हुई, कोई बताइएगा आप में से कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। जोर से बोलिए। वेरी गुड। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसको हम देखेंगे मानचित्र के माध्यम से। यहां पर देखेंगे आप, ये है मेसोजोइक युग से पूर्व की स्थिति। इस स्थिति में आप देखेंगे कि यहां पूरा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का स्थल मंडल वो सभी एक साथ में केंद्रित है। पूरा स्थल मंडल यानी जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी महाद्वीप एक साथ में केंद्रित हैं। ये देखिएगा यहां पर जुड़ा है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और यहां पर ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं जिसके विषय में हम पढ़ेंगे अभी। इसी कारण से जब ये यहां से ऊपर की ओर मूव करता है, यहां से ऊपर की ओर शिफ्ट होगा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर, जब ये प्लेट ऊपर की ओर बढ़ेगी तो इसी प्लेट के बढ़ने के कारण से हिमालय की उत्पत्ति होगी। नीचे यहां पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप और इस क्षेत्र में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऊपर के क्षेत्र में ये पूरा है यूरेशिया और यहां पर है नॉर्थ अमेरिका। इस पूरे को हम विस्तार से पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति किस आधार पर हुई। ये क्षेत्र जो स्थल मंडल का क्षेत्र है ये कहलाता है पेंजिया। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। स्थल मंडल जब एक जगह संकेंद्रित था तो उस पूरे स्थल मंडल को बोला जाता है पेंजिया, और जितना भी समुद्र उसके चारों तरफ था तो वो क्या है, पेंथालासा। इसी को दो भागों में विभाजित किया गया। 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर का क्षेत्र है वो कहलाएगा लॉरेशिया का क्षेत्र। इसी लॉरेशिया क्षेत्र को अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हम पढ़ेंगे हिमालय की जो उत्तरी क्षेत्र है यानी ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय का उत्तरी भाग वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, अंगारा लैंड। कहां पर है, अंगारा लैंड का भाग है। तो इसको अंगारा लैंड बोलेंगे, लॉरेशिया का क्षेत्र बोलेंगे। और नीचे यहां पर है ये गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय पठार किस क्षेत्र का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अलावा ये देखेंगे आप यहाँ पेंथालासा, इधर भी पेंथालासा, और ये है एक महत्वपूर्ण जिसको हम अभी देखेंगे, यानी जिस क्षेत्र पर हम हैं या हिमालय है तो इस क्षेत्र में कभी क्या था, तेथिस सागर। तो ये तेथिस सागर यहां पर आपको दिख रहा है। तो यहां से ये इंडिया का क्षेत्र प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर जब ये प्लेट मूव करेगी यानी यहां से ऊपर की ओर बढ़ेगी, कौन सी प्लेट है ये यहाँ पर, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्लेट में है और भारत भी इसी प्लेट में है। जब ये प्लेट ऊपर की ओर बढ़ेगी तो जो तेथिस सागर है ये सागर यहां से हटेगा, यानी किस रूप में आएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में हिंद महासागर का एक पार्ट बन जाता है। तो यहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब ये कैसे बढ़ता है, किस किस यानी किस किस युग में किस तरह से परिवर्तन आएगा, तो उसके विषय में देखेंगे। यहां पर देखिएगा तो ये नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार से शिफ्ट हुआ हिमालय यानी भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र या भारत की पूरी भूमि। तो यहां पर जो पार्ट है ये इस समय पर गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड के समय जब ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का तो उस समय की टाइमिंग क्या है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति। 7 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति में इस जगह पर जहां हिमालय है तो यहां पर क्या था, ये सागर था, तेथिस सागर। फिर इसमें परिवर्तन होने लगता है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर प्लेटें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या एक दूसरे की ओर मूवमेंट करती हैं। ऊपर की जो प्लेट है यहां पर यूरेशियाई जो प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट का आकार बहुत बड़ा है। यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है यूरेशियन प्लेट लिखा है ऊपर, वो बहुत बड़ी प्लेट है।
और उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो इंडो और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये एक छोटी प्लेट है। तो इसका जो मूवमेंट ऊपर की ओर है, आप यहां देख रहे हैं एरो दिखाया गया, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ रही है तो बीच का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र संपीड़ित होकर के, यानी क्षेत्र कौन सा, भूपटल, पृथ्वी की ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है, भूपटल। हमने विश्व भूगोल में पढ़ा है कि जो सभी प्लेटें हैं वो प्लेटें किस पर तैरती हैं, बताओ, जोर से बोलिए, एथिनोस्फेयर पर। किस पर तैरती हैं, एथिनोस्फेयर। और एथिनोस्फेयर क्या है, मध्य परत का ऊपरी सतह है और वो एक तरल रूप में है, उसके ऊपर ये सभी प्लेटें तैरती हैं। तो ये तैरने पर ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे अभी यहां इस क्षेत्र में जितना भी भूपटल का जो क्षेत्र था वो या अवसाद था, वो अवसाद संपीड़ित होकर के यानी कि फोल्डेड होकर के वो किस रूप में आ गया, हिमालय के रूप में, आज हम जिसको हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो यहां देखेंगे ये चाप की आकृति जो आपको दिख रही है, ये चाप की आकृति की जो लंबाई है, यानी कि पश्चिम से और पूर्व की ओर इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए हिमालय की भी जो लंबाई है कितनी है, 2400 किलोमीटर है। नंगा पर्वत से अभी हम देखेंगे हिमालय पर्वत का प्रारंभ होता है और पूर्व में नामचा बरवा तक विस्तार है, तो ये टोटल जो लंबाई आती है वो 2400 किलोमीटर के आसपास आती है। तो उसी 2400 किलोमीटर के आसपास यहां पर हिमालय का निर्माण है। यहां पर अगर आप लास्ट देखेंगे नामचा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत से जस्ट यहां टर्न करते हैं हिमालय की पर्वतमाला, देख रहे हैं आप। और यहां पर जो नंगा पर्वत है उसके बाद में फिर नीचे की ओर टर्न कर जाती है। तो हिमालय पर्वतमाला ऊपर के क्षेत्र में, यानी जो लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख के क्षेत्र में जो पर्वतमाला है, इसको अभी देखिए हम, कौन सी पर्वतमाला, नंगा पर्वत। इसके ऊपर में राकापोशी पर्वत आता है, उसी के बीच, उसी के साथ में दस्तगीर पर्वत आता है। अभी हम उनकी लोकेशन को देखेंगे। तो यहां से नीचे की ओर कर्व करता है और यहां से अरुणाचल प्रदेश में नीचे की ओर कर्व करता है। तो जैसे जैसे ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व में ये परिवर्तन प्रारंभ होता है और उसे प्रारंभ होता है और होने में कितना समय लग जाता है, आप देखेंगे कि जो स्थिति आप ये देख रहे हैं यहां पर, कितने वर्ष पूर्व की स्थिति, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ वर्ष पूर्व। तो जिस स्थिति में हम आज देख रहे हैं, तो ये स्थिति कब बनी, 1 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, 7 करोड़ वर्ष पूर्व से ये निर्माण प्रारंभ होता है। तो कितने वर्ष लगे, 6 करोड़ वर्ष। कितने लगे, 6 करोड़ वर्ष हिमालय को इस क्षेत्र, पूरे भारत को, प्रायद्वीपीय भारत को इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में शिफ्ट होने पर 6 करोड़ वर्ष का समय लगा। बहुत लंबी एक सतत प्रक्रिया है और अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हिमालय का अभी भी उत्थान हो रहा है। पर्वतमालाओं के, यानी शिवालिक पर्वतमाला या हिमालय की कुछ पर्वतमालाएं या पर्वत चोटी, उनकी ऊंचाई बढ़ रही है। इसी कारण इस क्षेत्र में क्या आते हैं, भूकंप अधिक आते हैं। जैसे उत्तरकाशी का हमारा क्षेत्र है, चमोली का क्षेत्र है, ये किस जोन के अंतर्गत आते हैं, जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। यानी भूकंप का सर्वाधिक संभावित ये क्षेत्र है, तो यहां पर ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। क्यों आती है, क्योंकि ये कहां पर स्थित है, इस ज्वाइंट पर स्थित है जहां पर यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़ती है। इस प्लेट में जब भी मूवमेंट होता है, तो ये प्लेट बड़ी प्लेट है, इसमें तो कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन इस प्लेट के अंदर हलचल होती है और वही भूकंप का कारण बनता है। या इसके अलावा जब एथिनोस्फीयर प्लेट के अंदर अत्यधिक ताप और दाब बन जाता है, तो ताप और दाब के बनने के कारण से जब प्लेट को या प्लेट के ज्वाइंट को जब उसके द्वारा प्रेशराइज किया जाता है या पुश किया जाता है, तो उसके कारण से भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी वहां पर फिर लावा निकलता है, लावा के बाद में यानी मैग्मा निकलेगा, मैग्मा के बाद में उस क्षेत्र में पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत आदि का निर्माण होता है। तो यह है हिमालय की उत्पत्ति का क्रम। क्लियर है सभी का। आगे हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला। तो यह है हिमालय पर्वतमाला जो प्रारंभ होती है। यहां पर देखेंगे आप ऊपर के क्षेत्र में ये राकापोशी पर्वत है। विस्तार हम अभी देखेंगे इसका जब हम पर्वत चोटियां पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम श्रेणियों के संबंध में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हिमालय कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हिमालय की इस क्षेत्र से और यहां अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। किलोमीटर। और चौड़ाई आप यहां देखिएगा मानचित्र में, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई किस क्षेत्र में नजर आ रही है, पश्चिम क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में ये चौड़ाई कम हो जाती है। यहां पर आप देखेंगे
कि यहां से 3 पर्वत श्रेणियां इधर की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में यहां पर आप देखेंगे कितनी पर्वत श्रेणी है, 2 पर्वत श्रेणी। एक पर्वत श्रेणी का इस क्षेत्र में लोप हो जाता है और यहां पर चौड़ाई सबसे कम होती है इसकी। जैसे हम इधर अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ा चौड़ाई फिर यहां पर बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में ये सीधा नीचे की ओर टर्न कर जाती है हिमालय पर्वतमाला। फिर ये म्यांमार और भारत की सीमा बनाते हुए कहां पर पहुंचेगी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में भी ये पर्वतमाला के शिखर होते हैं और वही शिखर भारत के द्वीप समूह अंडमान निकोबार के निकले हुए, इसी अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है वो इसी पर्वतमाला के, जो बंगाल की खाड़ी में डूबी हुए हिमालय की श्रेणी, उसके निकले हुए शिखर हैं। उनके विषय में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शिखर हैं जो इस क्षेत्र में स्थित हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। तो इसकी जो यहां पर चौड़ाई है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक विभाजन में भी पूछा जाता है। प्रादेशिक विभाजन जब हम अभी पढ़ेंगे यहां पर कि किस हिमालय की प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत सर्वाधिक चौड़ाई है, बताइए जरा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो हिमालय की चौड़ाई है वो 400 से 500 किलोमीटर है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में इसकी चौड़ाई होती है 150 से 200 किलोमीटर। क्लियर है? ये तो है हिमालय का विस्तार। अब हम देखेंगे हिमालय का श्रेणी में विभाजन, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी श्रेणी में इसको विभाजित किया गया। सर्वप्रथम ऊपर की ओर देखेंगे लद्दाख के क्षेत्र में, तो लद्दाख के क्षेत्र में स्थित जो पर्वत श्रेणी है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या ट्रांस तिब्बतन हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह क्षेत्र और हिमालय की जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही ट्रांस हिमालय यहां पर अस्तित्व में था, इसलिए इसको बोला जाता है ये अंगारा लैंड पर स्थित है। हिमालय के जो वृहद पर्वत श्रेणी है उसका उत्तरी भाग, उसको भी अंगारा लैंड में स्थिति है, उसकी स्थिति अंगारा लैंड में। तो ये क्षेत्र है यहाँ पर ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय महत्वपूर्ण है और लद्दाख के क्षेत्र में विस्तारित है और कुछ तिब्बत के क्षेत्र में विस्तारित है ये। तो इसकी 4 महत्वपूर्ण श्रेणी है, उन श्रेणियों को आप ध्यान रखिएगा। 4 श्रेणियों में सबसे ऊपर जो स्थित श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, सबसे ऊपर स्थित काराकोरम श्रेणी जो लद्दाख के और चीन की सीमा पर स्थित है, यह श्रेणी महत्वपूर्ण श्रेणी है। और उसके बाद में यहां पर जो श्रेणी आती है ये दिख रही है आपको, इस क्षेत्र में ये जो श्रेणी है ये कहलाएगी लद्दाख श्रेणी के नाम से। लद्दाख श्रेणी के नीचे जास्कर श्रेणी, ये क्षेत्र में यहां तक विस्तारित है जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी ये है, काराकोरम श्रेणी यहां पर विस्तारित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण श्रेणी है लद्दाख के क्षेत्र में ट्रांस हिमालय की। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण श्रेणी है वो यहां पर है कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो 4 महत्वपूर्ण श्रेणी होंगी ट्रांस हिमालय की। क्लियर है सभी का? जिसमें लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इनके बीच से भारतीय क्षेत्र में या लद्दाख में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी प्रवेश करती है और यहीं से होते हुए प्रवाहित होती है इन 2 श्रेणियों के बीच से, लद्दाख श्रेणी की और जास्कर श्रेणी के बीच से। यहाँ कैलाश जो पर्वत श्रेणी है तिब्बत के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल होता है कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास के ग्लेशियर से यहाँ पर 3 नदियां निकलती हैं। एक इधर की ओर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, एक हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सतलुज नदी, और एक लद्दाख में, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होते हुए फिर यहां पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो यह है सिंधु नदी। इनका हम देखेंगे कि किन किन दर्रों के निकट से होकर के या किन किन दर्रों का निर्माण करती हैं, ये दर्रों के निकट से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। वो आगे जब हम सेशन पढ़ेंगे इसके बाद का तो दर्रे से संबंधित रहेगा और दर्रे में हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो ये पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियां। क्लियर है ये भी? अब इसमें कुछ ग्लेशियर हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर होंगे, और इस ग्लेशियर में सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हमने इससे पहले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। सियाचिन क्षेत्र और सियाचिन के अलावा भारतीय सीमा पर स्थित कुछ विवादित क्षेत्र है, जिसमें ऊपर का ये क्षेत्र है लद्दाख का, पीओके के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का इधर का जो पश्चिम का क्षेत्र है ये आजाद कश्मीर कहलाता है। इधर का जो क्षेत्र है ये अक्साई चीन कहलाता है। इनको हमने विस्तार से जिस सेशन में हमने सीमा विस्तार पढ़ा था, तो सीमा विस्तार के सेशन में हमने ये सारी चीजों को विस्तार से देखा था, और उसमें यह भी देखा हमने कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किन क्षेत्रों के लिए या किन जगहों के लिए
विवाद की स्थिति बनी रहती है। लगातार भारतीय और पाकिस्तान और चीन के बीच में संघर्ष बना रहता है। तो उसको आप देखिएगा, उससे और स्थिति क्लियर होगी। तो यहां पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये क्षेत्र है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण होगा। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्यान रहेगा, सबसे बड़े ग्लेशियर क्या है, ध्रुव है, जहां पर हमेशा बर्फ रहती है, कभी बर्फ वहां से नहीं हटती। ग्लेशियर में भी यही रहता है कि ग्लेशियर में वर्षभर बर्फ से ये आच्छादित रहते हैं। तो ये ध्रुवों के बाहर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जिसका नाम है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर महत्वपूर्ण होगा। ये ग्लेशियर भी हिमालय, अगर ध्रुवों के बाहर देखा जाए, हिमालय में स्थित है और ध्रुवों के बाद बाहर में ये तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा। कौन सा, हिस्पर। सियाचिन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर। और हिस्पर के बाद में बियाफो ग्लेशियर आता है इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और ये भी विश्व ध्रुवों के बाहर विश्व का चौथा बड़ा ग्लेशियर है। तो 3 बड़े ग्लेशियर विश्व के भारत के अंतर्गत हैं, और भारत में कहां पर, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हुए, सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा हिस्पर, तीसरा और बियाफो चौथा ग्लेशियर है विश्व का क्रम के हिसाब से ध्रुवों के बाहर। क्लियर। इसके अलावा और भी एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है बाल्टोरा ग्लेशियर। ठीक है, बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और यहां पर बियाफो ग्लेशियर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होते हैं शिगार घाटी के अंतर्गत। कहां पर स्थित है, शिगार घाटी में। इसके अलावा अन्य घाटी को हम भी पढ़ेंगे जब दर्रे से संबंधित पॉइंट को पढ़ेंगे। तो ये है ट्रांस हिमालय से संबंधित पॉइंट, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं महान हिमालय। महान हिमालय को विरध हिमालय या दीर्घ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को महान हिमालय बोलते हैं। हिमालय की जो सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका विस्तार यहां नंगा पर्वत से प्रारंभ होता है। नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ट्रांस हिमालय का ये आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे इस क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण होगा, हिमालय की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, वृहद हिमालय। चोटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी क्या पढ़ रहे हैं, श्रेणी। तो हिमालय की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो है महान हिमालय या वृहद हिमालय। यहां पर हिमालय की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो इसी हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण होगा ये। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 में क्या, किलोमीटर या मीटर, 6000 मीटर। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी महत्वपूर्ण कुछ पर्वत श्रेणी है, जैसे इधर देखेंगे जास्कर रेंज या जास्कर पर्वत श्रेणी, तो जास्कर से नीचे के क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है वृहद हिमालय की या महान हिमालय की। ध्यान रखिएगा, जास्कर तो किसमें आती है, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में यानी जास्कर से नीचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी के रूप में ही पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी महान हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में शामिल होती है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लेकर के और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र तक होता है। इसके अलावा स्पीति घाटी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, कश्मीर घाटी महत्वपूर्ण है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, महान हिमालय के अंतर्गत है। नीचे के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण ग्लेशियर यहाँ पर आते हैं इसी हिमालय के अंतर्गत। कौन कौन से, गंगोत्री है, बंदरपूछ है, कालिंदी है, इसके अलावा नीलम है, पिंडारी ग्लेशियर है, ये सब ग्लेशियर इसी के अंतर्गत हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर पर्वतमालाएं हैं और वो सभी ग्लेशियर के रूप में है, जैसे धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद में आगे बढ़ेंगे अन्नपूर्णा के नाम से है। फिर यहाँ पर आगे और बढ़ते हैं तो चो ओयू के नाम से है। चोयू के बाद में एवरेस्ट पर्वतमाला है, लाहौस से है, मकालू है, कंचनजंगा है। ये इस पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर के रूप में है। इनको हम अभी देखेंगे हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटियों के संबंध में। तो सबसे ऊपर जो स्थित है वो पर्वत श्रेणी हिमालय की क्या है, ट्रांस हिमालय के बाद वृहद या दीर्घ हिमालय। इसी को तीसरे नाम क्या बोला जाएगा, महान हिमालय। उसके बाद नीचे की जो श्रेणी बीच की आप देख रहे हैं तो ये श्रेणी है लघु हिमालय। क्या कहलाएगी, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। तो लघु हिमालय महत्वपूर्ण है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई
ठीक है, 1800 से लेकर के कुछ क्षेत्रों में 1800 से 3000 मीटर के आसपास है और कुछ में 4500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? अगर हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय का विस्तार भी इसी क्षेत्र से यानी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से प्रारंभ होता है और इधर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसमें महत्वपूर्ण बुग्याल जो इसके ढलान होते हैं यानी जो दक्षिणी ढलान है लघु हिमालय के, तो उसके अंतर्गत कुछ बुग्याल पाए जाते हैं यानी घास के मैदान होते हैं। इन घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मर्ग कहलाता है। कौन कौन से मर्ग हैं? ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो उत्तराखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्लेशियर यहाँ बुग्याल होंगे? ठीक है, यानी उत्तराखंड में जो पर्वतीय घास के मैदान है उनको किस नाम से जाना जाएगा? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? बेदनी, बेदनी सबसे महत्वपूर्ण बुग्याल के रूप में है। और ठीक है, दियारा बुग्याल है, बगजी बुग्याल है। वेरी गुड। तो बहुत महत्वपूर्ण बुग्याल है इन क्षेत्र में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो लघु हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र होता है या जो ढलान होता है तो वहां पर पर्वतीय घास के मैदान है जिनको बुग्याल उत्तराखंड में और ऊपर के क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मर्ग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इसी पर्वतमाला के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन से? कुल्लू मनाली का क्षेत्र जो है वो ऊपर विरध हिमालय के अंतर्गत आएगा। विरध हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर शिमला है और शिमला किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? धौलधार। कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिमला धौलधार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है या धौलधार बोले तो धौलधार श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है हिमाचल प्रदेश में शिमला। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करते हैं तो उत्तराखंड में मसूरी, चक्राता, नैनीताल, नाग टिब्बा ये और रानीखेत, लैंसडाउन ये सब इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। इधर काठमांडू घाटी कहां पर? नेपाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, ये भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इसकी कुछ श्रेणियों को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसका विस्तार कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश तक है, जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर। और नीचे के क्षेत्र में जो सबसे अंतिम पर्वत श्रेणी है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी हिमालय की, वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी ये आप देखेंगे कि हिमालय के नीचे के क्षेत्र तराई प्रदेश के ऊपर यानी जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत के मैदान के तराई क्षेत्र से ऊपर या भाबर क्षेत्र से ऊपर की जो पर्वत श्रेणी है वो कहलाएगी शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के लगभग है और ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखिएगा। और हिमालय के क्रम में भी आप ध्यान रखिएगा, हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है और सबसे ऊंचा वलित पर्वत है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है। 2 पॉइंट यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला। और इसके अलावा विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला ये भी हिमालय पर्वतमाला है। यहां पर हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो अभी भी उत्थान इसका चल रहा है। तो इस क्षेत्र में ये यहां से होते हुए कहां तक विस्तारित है? अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश में यही पर्वत श्रेणी नीचे की ओर मुड़ती है, शिवालिक श्रेणी, और फिर सीमा बनाती है किसके साथ में? म्यांमार के और भारत की सीमा बनाते हुए नीचे के क्षेत्र में फिर ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है। तो यह है हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, यानी किन किन श्रेणियों में हिमालय को विभाजित किया गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रादेशिक विभाजन में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किन किन रूपों में किया गया या किन किन प्रदेशों में किया गया। तो नदियों के बीच के स्थान के आधार पर या नदियों की उपस्थिति के आधार पर हिमालय को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी से लेकर के, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस क्षेत्र से लेकर के और यहां पर हिमाचल प्रदेश में आने वाली सतलज नदी, इस बीच के क्षेत्र को बोला जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय बोलते हैं या फिर इसको कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं। ये इस हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में सर्वाधिक चौड़ाई किसके अंतर्गत है? पंजाब हिमालय। और जितनी अभी हमने श्रेणियां पढ़ी वो सब किसके अंतर्गत है? पंजाब हिमालय। कहां से? काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय के अंतर्गत है। इसका लंबाई कितनी है? चौड़ाई के बाद में लंबाई कितनी है? लगभग 560। वेरी गुड, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु से लेकर के सतलज के बीच में। उसके बाद सतलज नदी से लेकर और उत्तराखंड के नेपाल के साथ सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी काली नदी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है
कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कुमाऊं हिमालय की कौन सी है? नंदा देवी। तो नंदा देवी सबसे महत्वपूर्ण चोटी होगी। उसके बाद में कामेट पर्वत चोटी है। तो ये दो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी हैं। बाकी चोटी आप जानते होंगे उत्तराखंड से संबंधित, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की सीरीज हम अभी प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी इन चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है लगभग, वेरी गुड, 320 किलोमीटर। उसके बाद में प्रादेशिक विभाजन में जो सबसे लंबा हिमालय है वो है नेपाल हिमालय, जो यहाँ तीस्ता नदी से और काली नदी के बीच में स्थित है। काली नदी यहाँ पर और तीस्ता नदी सिक्किम और बंगाल के क्षेत्र से प्रभावित होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इन नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे हिमालय का यह क्षेत्र कहलाता है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी इसी क्षेत्र में। यहां पर हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है, तो जिसके विषय में अभी पढ़ेंगे हम नेपाल हिमालय में। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? वेरी गुड, 800 किलोमीटर। और इसके बाद यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी तक और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र ये कहलाएगा असम हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। तो ये लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई। प्रादेशिक विभाजन में पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ में यहां पर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। श्रेणी के क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणी के क्रम में या हिमालय की श्रेणी के क्रम में सही क्रम कौन सा है, समझ रहे हैं? इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें दिया जाएगा आपको पीर पंजाल हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया और इधर काराकोरम। इनको आगे पीछे करके दिया जाता है कि सही ऑप्शन आपको चुनना होता है। इसको दक्षिण से उत्तर के क्रम में भी पूछा जाता है या उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये है हिमालय का विभाजन। और इसमें कुछ ट्रेंच है, यहाँ पर गर्त है, भ्रंश है, जो एक दूसरे हिमालय को एक दूसरी श्रेणी से अलग करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मुख्य मध्य थ्रस्ट लाइन है। मुख्य मध्य थ्रस्ट लाइन यहां पर ये अलग करती है महान हिमालय को लघु हिमालय से। मुख्य मध्य थ्रस्ट लाइन ये किसे अलग करेगी? महान हिमालय को लघु हिमालय। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मुख्य मध्य थ्रस्ट लाइन। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भ्रंश है वो कहलाता है मुख्य सीमा भ्रंश। तो मुख्य सीमा भ्रंश लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाला ये भ्रंश है। और इधर उत्तर भारत के मैदान को शिवालिक से अलग करने वाला जो भ्रंश है वो है हिमालयन बाह्य भ्रंश। तो ये तीन महत्वपूर्ण भ्रंश हैं, तीनों चोटियों को अलग करते हैं। महान हिमालय को अलग करने वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन है, मुख्य मध्य थ्रस्ट लाइन। उसके बाद में मुख्य सीमा लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करेगा। और हिमालयन बाह्य भ्रंश ये अलग कर रहा है उत्तर भारत के मैदान से शिवालिक को। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सभी का? अब हम आगे बढ़ते हैं और हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियों के विषय में पढ़ेंगे। हिमालय के प्रमुख चोटियां, ध्यान रखिएगा, उनकी लोकेशन को भी ध्यान रखिएगा, कौन सी किस क्षेत्र में स्थित है। ये नेपाल का क्षेत्र है। हम सर्वोच्च चोटी से प्रारंभ करेंगे। इस क्षेत्र में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और किस नाम से जानी जाती है? सागर माथा। सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और साथ साथ ही पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की जो ऊंचाई है 8050 किलोमीटर या मीटर? मीटर, ये ध्यान रखिएगा, 8850 मीटर। इसके बाद हिमालय के जो दूसरा शिखर है यहां पर K2, क्लियर? K2 यहां पर स्थित है। ये है
केटू, केटू को किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। दो नाम है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है 8,611, तो ये हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इससे पहले सेशन में भी हमने इनको पढ़ा था कि ये केटू जो क्षेत्र है या केटू जो पर्वतमाला है, केटू पर्वतमाला या केटू पर्वत चोटी, ये है शक्सगाम घाटी के अंतर्गत जो विवादित क्षेत्र है। और ये विवादित क्षेत्र है भारत, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र को दिया गया था, शक्सगाम घाटी को, चीन को 1963 में। तो ये विवादित क्षेत्र है, इस समय पर चीन का इस क्षेत्र में अधिकार है। तो वहीं पर स्थित है ये केटू पर्वत चोटी, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे ऊपर में क्या है यहाँ पर? काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है 8,611 मीटर, केटू गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण शिखर है जो यहां पर स्थित है सिक्किम के क्षेत्र में, कंचनजंगा। कंचनजंगा कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में चौथे शिखर के रूप में आएगा यहां पर एवरेस्ट के पूर्व साइड में, तो ये है लाओत्से। लाओत्से पर्वत चोटी, और लाओत्से चोटी की ऊंचाई 8,516। और इसी के जस्ट बाद में यहां पर दूसरी पर्वत चोटी है नेपाल के अंतर्गत ही, मकालू, और इसकी ऊंचाई है 8,463 इसकी ऊंचाई है। तो ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। तो क्रम के अंतर्गत है, ये पांचवी महत्वपूर्ण चोटी होगी। एवरेस्ट के बाद में इधर केटू, केटू के बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद लाओत्से, लाओत्से के बाद में महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है मकालू। इसके बाद चीन के इस क्षेत्र में एक और चोटी है, सीमा से ऊपर के क्षेत्र में, नेपाल की सीमा के ऊपर के क्षेत्र में, थोड़ा नेपाल को भी स्पर्श करती होगी ये चोटी। तो यहां पर ये है चोओयू, ध्यान से देख लेना इनको, चोओयू, जिसकी ऊंचाई है 8,201 मीटर। ऊपर की ओर यहां देखेंगे हम इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, इसके लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, धौलागिरी। पीछे बातें नहीं, तो धौलागिरी ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटी होगी जिसकी ऊंचाई है 167, कुछ जगह पर ये 172 भी मिलता है, 170 भी मिलता है। तो 8,167 इस पर्वत चोटी की ऊंचाई है, धौलागिरी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। इसके बाद में इसी क्षेत्र में एक और पर्वत चोटी आती है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इस पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,091, 8091 इस पर्वत चोटी की ऊंचाई है। इसके बाद हम ऊपर की ओर देखेंगे, धौलागिरी के बाद में जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है और सर्वोच्च चोटी में आती है और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, वो है नंगा पर्वत, इस क्षेत्र में है यहां पर। और ये नंगा पर्वत की 8,126 ऊंचाई है, 8,126। तो 8,167 या 63 बोले ये, और यहां पर 8,126 ये महत्वपूर्ण है। यहां पर देखेंगे कंचनजंगा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी के रूप में है, लेकिन क्वेश्चन में अगर केटू नहीं है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा भी जाता है, भारत की हिमालय में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और अगर केटू ऑप्शन में दिया गया है तो फिर केटू आपकी रहेगी, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 8,598 कंचनजंगा के लिए क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण चोटी के रूप में नंगा पर्वत। फिर यहां एक और चोटी आती है, इसी के ही केटू के जस्ट पास में स्थित है, ग्लेशियर ब्रह्म के नाम से, ग्लेशियर ब्रह्म, ये ग्लेशियर भी है। अभी हमने
ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर पड़े तो उन ग्लेशियरों में एक ग्लेशियर ये भी है यहाँ पर। वैसे जितनी भी चोटी है वो सब ग्लेशियर के रूप में है इस जगह पर स्थित। तो ग्लेशियर ब्रह्म, इसकी ऊंचाई आती है 8063 और ऊपर के इस क्षेत्र में आती है यहां पर राकापोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7788 इसकी ऊंचाई है राकापोशी की। और इस क्षेत्र में इसी के पास में यहां पर आती है एक पर्वत होगी, पर्वत चोटी का नाम है दस्तगीर। दस्तगीर भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। ये सब कहां पर है? लद्दाख के क्षेत्र में। अब जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे आप, केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हैं। इस क्षेत्र में यहां पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र लद्दाख का क्षेत्र है। लेकिन इन सभी पर्वत चोटियों की जो आप ये देख रहे हैं तो इनकी वास्तविक जो स्थिति है वो कहां पर है? पीओके में। कहां पर है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो अधिकृत कश्मीर है उस क्षेत्र के अंतर्गत है ये, जिसको बोलेंगे गिलगित बाल्टिस्तान। ये किस नाम से जाना जाता है? प्रांत है पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत। इससे पहले वीडियो में हम इनके विषय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कौन कौन सी सीमाएं यहां से हैं। एलओसी जिसको बोला जाता है इस सीमा को, इससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो पीओके कहलाता है। उससे जो इधर पश्चिम का क्षेत्र है ये भारत के लिए गुलाम कश्मीर है और पाकिस्तान के लिए आजाद कश्मीर है। और पाकिस्तान के लिए जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है वो गुलाम कश्मीर है। इधर के क्षेत्र में एलएसी पर्व, यहाँ पर एक सीमा रेखा है जो चीन के अक्साई चीन या भारत के अक्साई चीन और भारत के लद्दाख क्षेत्र के बीच में है। तो ये पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण है, दस्तगीर है। तो दस्तगीर की जो ऊंचाई है 7883, ये महत्वपूर्ण है दस्तगीर का। और इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की कुछ चोटियों के विषय में देखेंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा इधर का भी। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है, जिसमें इधर के क्षेत्र में यहां पर पर्वत चोटी के रूप में है डाफला। इनको हम ऊपर लिख लेते हैं इधर, डाफला। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डाफला किस राज्य में? हिमालय की एक पर्वत चोटी है, किस राज्य की पर्वत श्रेणी है? क्लियर है? डाफला के बाद में इसी क्षेत्र में यहां पर आएगी मिरी। मिरी के बाद में अन्य महत्वपूर्ण पर्वत चोटी के रूप में है अबोर। अबोर के बाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है मिस्मी। हो गया। मिस्मी के बाद में इसी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यहां पर पर्वत चोटी है पटकोई बम। क्यों परेशान हो रहे हैं? आवाज क्यों आ रही? पटकोई बम। इस क्षेत्र में यहां पर एक पर्वत और चोटी है जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है, जिसका विस्तार इधर से इधर तक है, मिकिर। मिकिर। और यहां ये जो नागालैंड है, नागालैंड के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणी है या पर्वत चोटी है हिमालय की, तो उनको बोला जाता है नागा पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? नागा पहाड़ियां। तो यहां नागालैंड की नागा पहाड़ियों में सर्वोच्च चोटी आती है सरमाती। क्या है? सरमाती। सारामाती भी बोलते हैं, सारामाती या सरमाती। सारामाती इसकी सर्वोच्च चोटी है, किसकी? नागालैंड की नागा पहाड़ियों में। और उसके बाद नीचे के क्षेत्र में मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां, और उसके नीचे के क्षेत्र में मिजो पहाड़ियां, यानी मिजोरम में मिजो पहाड़ियां। और मिजो पहाड़ियों में मिजोरम की सर्वोच्च चोटी के रूप में क्या है? ब्लू माउंटेन। क्या है? ब्लू माउंटेन। और इसी क्षेत्र में जहां पर त्रिपुरा है, मिजोरम है और आसाम का जो ये सीमा रेखा, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है और ये कछार पर्वत चोटी के नाम से जानी जाती है, कछार पहाड़ी। कछार आगे बढ़ेंगे हम इनको। ये यहां पर एक उच्च भूमि के रूप में भी है, मेघालय पठार का ये भाग है। जब हम पठार पढ़ेंगे तो मेघालय पठार का एक भाग है कछार। तो कछार पहाड़ी क्षेत्र है इस क्षेत्र में, और यहां पर 3 पर्वत चोटी हैं, गारो खासी जयंती मेघालय के अंदर।
गारो यहां पर, गारो, और उसके बाद खासी। गारो ये है, यहां पर खासी है, और नीचे ये यहां पर है जयंतिका बोले या जयंती। जयंती। और इसके बाद में जो ये मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर के बाद का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां से एक पर्वत श्रेणी नीचे की ओर प्रवाहित होती है या नीचे की ओर बहती है, ये नीचे की ओर जाती है। प्रवाहित तो नदी होगी लेकिन ये क्या है, पर्वत चोटी। तो नीचे की ओर बढ़ती है और बढ़ते हुए कहां पर पहुंचेगी, बंगाल की खाड़ी में। और ये एक महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और म्यांमार में हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो किस नाम से जानी जाती है, अराकान योमा। ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटी होती है या पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये हिमालय की पर्वत चोटी है। इधर की जितनी भी ये चोटी हैं ये सब किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हैं, विरहद हिमालय के अंतर्गत हैं। उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई ठीक है 7817, और ऊपर के क्षेत्र, उसी के ऊपर के क्षेत्र में कामेट आती है और कामेट की ऊंचाई 7756 है, ठीक है 7756। एक और पर्वत चोटी है 7756 से, कोई बताएगा आप में से कौन सी है, जिसकी ऊंचाई कामेट के ही बराबर है 7756। ये इस क्षेत्र में आती है, नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा की ऊंचाई भी 7756 है। तो ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है, इनको ध्यान रखिएगा आप। लोकेशन भी हमने मानचित्र के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सभी का सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे पॉइंट क्लियर हैं, समझ में आ गया। नोट कर लीजिएगा जितना आप लोग कर सकते हैं इसमें, और कोशिश कीजिए आप लोग भी एक मानचित्र बना करके अपने नोटबुक के अंदर उसी में इनकी जो भौगोलिक स्थिति हमने यहां पर लिखी है, दर्शाई है, उसी के हिसाब से आप उनको नोट करें। इसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। सभी का क्लियर है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नया हमारा जो सेशन होगा, सेशन जो 5 होगा, तो वो कहलाएगा, यानी उसमें हम महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक को पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे और पर्वतीय भारतीय क्षेत्र के या पर्वतीय पठार के या पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला के दर्रे भी देखेंगे, अरावली पर्वत के साथ साथ में सह्याद्री यानी पश्चिमी तट के प्रमुख दर्रे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। उनको भी हम इसी तरह से लोकेशन के साथ में पढ़ेंगे कि कौन सा दर्रा किस लोकेशन पर स्थित है मानचित्र के माध्यम से, और साथ ही किन महत्वपूर्ण प्रदेश या क्षेत्रों को उसके द्वारा जोड़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्रे किन किन देशों के बीच में संपर्क मार्ग के रूप में है, और जो अंतर्राज्यीय दर्रे हैं वो किन नगरों को आपस में जोड़ते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।